नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में भारतीय संविधान और राजनीतिक शास्त्र से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछेंगे हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और जो ये क्वेश्चंस दोस्तों क्या स्पेशल एमसीक्यूज है जो भावी परीक्षाओं में क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आगे भी इन क्वेश्चन को क्या पूछा जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है दोस्तों। मैं छांट कर ले हूँ यहाँ तक इसमें क्या स्टेट पीसीएस में भी इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया पूछा गया है। उन क्वेश्चन को क्या डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और आप इनकी पीडीएफ के लिए कैसी जोन के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है और वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ज़्यादा देरी नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, धार कमीशन किससे संबंधित है। दोस्तों पूछ रखा है धार कमीशन किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध, राज्यों के निर्माण से संबंधित, राज्य न्यायपालिका में सुधार से संबंधित, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। धार कमीशन दोस्तों राज्यों के निर्माण से संबंधित एक कमीशन था जो 1948 में जून 1948 में क्या है इसकी नियुक्ति की गई थी धार कमीशन की। इसकी नियुक्ति जो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तब बहुत से जो प्रांतीय जो रियासतें थी वो क्या है अपने आप को क्या भाषा के आधार पर अलग होना चाहती थी और राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहती थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने जून 1948 में धार कमीशन की क्या नियुक्ति की थी। इसकी डिटेल में देख लेते हैं क्या है। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रांतों में भाषा के आधार पर अलग करने की मांग उठने लगी थी। यानी कि सभी प्रांत जो रियासतें थी ना 1947 के बाद वो क्या भाषा के आधार पर अपने आप को राज्य अलग करने की मांग कर रहे थे। यानी कि उन्हें एक अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि क्या भाषा के आधार पर वो उन सभी से अलग है। यानी कि और भाषा वाले उस रीजन में रहने वाले लोग क्या है कम बोलने वाले हैं किसी दूसरी भाषा को, और इस भाषा के पर्टिकुलर भाषा के लोग ज़्यादा है। इसी के आधार पर के इस राज्य को अलग कर देना चाहिए। इस तरह की मांग उठने लगी थी 1948 1949 तक, इस तरह 1950 के दशक में, ठीक है ना। भारत सरकार ने जून 1948 में एस के धार की अध्यक्षता में, एस के धार जो इसके क्या है अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक भाषा आयोग की नियुक्ति की और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में, देखो आप जून 1948 में क्या है इसकी नियुक्ति हुई थी और दिसंबर 1948 में क्या है इसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। यानी कि विद इन 6 मंथ के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया, आयोग ने कहा कि जो प्रांत है उनका पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार के लिए तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक सुधार के लिए किसी भी प्रांत है उसका पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर भाषा के आधार पर प्रांतों को नहीं बांटा जाना चाहिए क्योंकि अगर हम उस टाइम में देखें, उस समय काल में देखें तो अगर भाषा के आधार पर बांट देते तो बहुत से राज्य इस तरह, तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपने पहले उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के बाद भारत को एकजुट रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो तो अगर भारत सरकार बाद में क्या है प्रांतों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर रही थी तो इसी के आधार पर तो बहुत से राज्य के डिमांड करने लगते कि हमें भी अलग होना है, हमें भी अलग भाषा के आधार पर स्टेटहुड का दर्जा लेना है। तो इसी के आधार पर आयोग ने इसके धार जो थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि प्रांतों को प्रशासनिक सुधार पर तो डिवीज़न कर देना चाहिए उन प्रांतों का, तो भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए, उनका कंक्लूजन था। यानी कि भाषा के आधार पर जो मांग थी उस मांग को उन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया और प्रशासनिक सुधार का उन्होंने हवाला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडुचेरी को भारत को कब सौंपा गया। पौंडुचेरी को भारत को कब सौंपा गया, 1954, 1961, 1960, 1950। तो दोस्तों पौंडुचेरी क्या है एक फ्रांसीसियों का उपनिवेश था जो भारत को 1 नवंबर 1954 में सौंपा गया, क्या 1954 में।
पांडुचेरी में माहे यनम कराइकल नामक स्थान आते हैं। पांडुचेरी पर क्या फ्रांसीसियों का शासन था, जो उन्हें 1 नवंबर 1954 में भारत को सौंपा था। पांडुचेरी दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पांडुचेरी क्या है, अपने आप पे एक नहीं है, इसके क्या अलग अलग ज़िले हैं। जैसे माहे केरला में हो गया, यनम आंध्र प्रदेश में हो गया, कराईकल और पांडुचेरी क्या तमिलनाडु में होगी। ठीक है ना, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है जो अलग अलग स्थान में बंटे हुए, इन्हीं सबको मिलाकर क्या है पांडुचेरी बनाया गया है। और जो एक यूटी है, पांडुचेरी क्या है, एक यूटी है। जैसे इनकी लोकेशंस भी आप दे सकते हैं। यहाँ ये यनम हो गया आंध्र प्रदेश में, यहाँ केरला में माहे हो गया, यहाँ ये तमिलनाडु में पांडुचेरी और कराईकल हो गई। इस तरह क्या है, पांडुचेरी अपने आप में एक नहीं है, अलग अलग राज्यों में क्या है स्थित है। और पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी क्या अपनी विधानसभा है। और ऐसा दूसरा कौन सा यूटी है जिसमें अपनी विधानसभा है, वो है दिल्ली। तो भारत में, पूरे भारत में क्या है 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी क्या है विधानसभा भी, यानी कि वहाँ मुख्यमंत्री भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की संसद में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या है, यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या है वो ज़्यादा है। आइसलैंड, स्वीडन, युगांडा, डेनमार्क। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है इस क्वेश्चन में, किस देश की संसद में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो युगांडा में, जो ईस्टर्न अफ्रीका का देश है युगांडा, उसमें देश की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर महिलाएं सर्वाधिक है। क्या महिलाएं सर्वाधिक है, मैक्सिमम महिलाएं हैं उस संसद में, युगांडा की संसद में। अफ्रीकी देश युगांडा की संसद में महिलाओं की संख्या 61% है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 100 में से 61 क्या है महिलाएं हैं युगांडा की संसद में, जो सर्वाधिक है किसी की देश के कंपैरिजन में। पर IMF के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग आइसलैंड क्या पहले स्थान पर है। आइसलैंड क्या पहले स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग। पर युगांडा को आना चाहिए। युगांडा की क्या एक देश में जो इसकी संसद है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, 61% महिलाएं। देखो आप, पर जो IMF की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। और युगांडा की राजधानी क्या किगाली है। युगांडा की राजधानी क्या है, किगाली राजधानी युगांडा की। ये देख लेते हैं युगांडा कहाँ है। ईस्टर्न अफ्रीका का एक देश है युगांडा, जो विकासशील देश है युगांडा। युगांडा के पास ही क्या है विक्टोरिया लेक है, जो केनिया, तंजानिया और युगांडा में फैली हुई विक्टोरिया लेक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कह सकते हो आप विक्टोरिया लेक। अक्सर पूछा जाता है किन 3 देशों में है, तो युगांडा, केनिया और तंजानिया में है विक्टोरिया लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N.A. पालकीवाला, M.N. रॉय। तो प्रस्तावना को, जो प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था। तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को एक पहचान पत्र कहा था। क्या संविधान का पहचान पत्र कहा था किसने, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को। किसी भी संविधान में दोस्तों प्रस्तावना एक क्या है, जैसे आपको कोई आप बड़ी बुक ले लो, उसमें क्या आप उसकी बुक के बारे में जानना चाहते हैं उसमें क्या कंटेंट है, तो उसमें क्या है शुरू में क्या एक प्रीफेस दिया होता है, ठीक है। उस बुक में क्या है लिखा हुआ है उसके बारे में, उसको आप पढ़कर आप मोटा मोटा आइडिया, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बुक में आगे क्या है, क्या कुछ है, उसके बारे में जान सके। इसी तरह किसी भी देश के संविधान को जानने के लिए उसमें क्या एक प्रस्तावना होती है। उसी तरह हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो बड़ा अपने आप में वास्ट है, ठीक है ना दोस्तों। हमारे देश का संविधान बड़ा ही सुंदर है और बड़ा लिखित संविधान है, जो अगर कोई फॉरेनर आकर या फिलोसोफर आकर कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान या हमारे देश के बारे में जानना चाहे, तो प्रस्तावना के थ्रू वह जान सकता है कि ये देश की भौगोलिक, सामाजिक और जो आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ढांचा कैसा है, इसके बारे में वो प्रस्तावना के जरिए जान सकता है, एक बड़ा संविधान पढ़ने की बजाय।
यानी कि जो 40 से 45 वर्ड है उनके द्वारा ही वह हमारे देश को जान सकता है। इसी के उद्देश्य से प्रस्तावना की क्या है, रचना की गई है। तो प्रस्तावना को क्या आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा था। संविधान में प्रस्तावना नेहरू जी की उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, यानी कि आप कहें तो नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसी को आप प्रीफेस यानी प्रस्तावना कह सकते हैं, प्रियम्बल कह सकते हैं। अमेरिकी संविधान ऐसा पहला संविधान था जिसने क्या प्रियम्बल को अपनाया था। क्या अपने संविधान में उसने क्या प्रियम्बल को अपनाया था। अमेरिकी संविधान एक ऐसा पहला संविधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में किस आयु तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यानी किस आयु तक के बच्चों को भारतीय संविधान में कहा गया कि उन्हें फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, 14 वर्ष तक के बच्चों को भारतीय संविधान में कहा गया उन्हें फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान कहाँ पर है? एक था मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार पर भी कहाँ, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और मौलिक कर्तव्य उनमें भी जो 11वीं अनुसूची है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी कहा गया है फ्री और अनिवार्य शिक्षा के लिए। और लास्ट है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें यानी डीपीएसपी है। डीपीएसपी का जो 45वां अनुच्छेद है उसमें प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया है, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, प्राइमरी शिक्षा को क्या है, फ्री और अनिवार्य माना गया है डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? यानी भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो किस देश के जो संघीय व्यवस्था है उस पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा के फेडरल सिस्टम से लिया गया है, यानी कनाडा के में जो फेडरल सिस्टम अपनाया गया है उसी को हमारे देश में अपनाया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है। संघीय व्यवस्था का अर्थ है कि जो शक्तियाँ जो प्रांत और स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि केंद्र और राज्यों को वो समान रूप से शक्तियाँ जो प्राप्त है उसी को हम क्या एक संघीय व्यवस्था कहेंगे। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या सेंटर स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्टेट। हमारे देश में क्या सेंटर स्ट्रॉन्ग है स्टेट के कंपैरिजन में। क्या है, हमारे देश में सेंट्रल सरकार है जो क्या स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है स्टेट सरकार के कंपैरिजन में। ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। जहाँ के हमारे देश में 3 अनुसूचियाँ हैं जो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। उसी में क्या जो तीनों लिस्ट पर क्या स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है पर राज्य सरकार नहीं। और जो स्टेट लिस्ट है ना उस पर क्या राज्य सरकार कानून बना सकती है, पर उस पर क्या सेंट्रल सरकार भी कानून बना सकती है। इस तरह से देखें तो हम क्या हमारे देश में सेंट्रल मजबूत है स्टेट सरकार के कंपैरिजन में। तो भारत में क्या है पूरी तरह संघीय नहीं है, भारत एक क्या पूरा फेडरल स्टेट नहीं है। तो क्वाजी फेडरल सिस्टम अपनाया गया भारत में। क्या है, क्वाजी फेडरल सिस्टम अपनाया गया। ये आपको किसी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भारत क्या है, क्वाजी फेडरल अर्ध संघीय देश है भारत, ठीक है ना। पूरा क्या है फेडरल नहीं है। अगर पूरा फेडरल होता तो स्टेट और सेंट्रल सरकार है ना उनमें जो पावर है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती, पर भारत में ऐसा नहीं है। समझ गए होंगे ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम सह राज्य बना था? सिक्किम क्या है, सह राज्य बना था किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग? तो ये था 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके अकॉर्डिंग क्या है सिक्किम एक सह राज्य बना था। 35वां संविधान संशोधन 1974।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 35वें संवैधानिक संशोधन 1974 के तहत सिक्किम एक सह राज्य बना था, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्या क्या कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि 35 में इसमें पूछा जा सकता है कि एक सह राज्य कब बना था और पूर्ण राज्य कब बना था, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है ना। पहले जो संवैधानिक संशोधन है 35वां, उसके अकॉर्डिंग तो बना था सह राज्य, और दूसरा जो संवैधानिक संशोधन है यानी 36वां संवैधानिक संशोधन है जो बाद में हुआ, उसमें बना था एक कंप्लीट स्टेट पूर्ण राज्य, जो 1975 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, स्पेशली सिक्किम के केस में। और सिक्किम क्या है, भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें क्या ऑर्गेनिक खेती को शुरू किया गया है। क्या ऑर्गेनिक खेती को शुरू किया गया है, सिक्किम में ऐसा एक पहला स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ऑफिसर का वर्णन करता है? क्या विशेष ऑफिसर का वर्णन करता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 350A। क्या 350A संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो भाषाई अल्पसंख्यकों के एक विशेष ऑफिसर की क्या है वर्णन करता है? 350A, सॉरी ये 350B है। 350 तो ए तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन करता है, सॉरी ये 350B है। संविधान का अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यक उनके लिए एक विशेष ऑफिसर की नियुक्ति का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन करता है। क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन करता है। जो हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो NEP 2020 है, उसमें भी कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर के बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। भाषा से संबंधित भारतीय संविधान में भाग 17 में वर्णन किया गया है, यानी भाषा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो भाग 17 में आपको मिलेंगे। या भाषा से संबंधित संविधान की अनुसूची 8 में विभिन्न भाषाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि सूची 8 क्या है, बहुत सी भाषाओं से संबंधित है। बात इस संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? ए है KM मुंशी, पंडित ठाकुरदास भार्गव, MN रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। NA पालकीवाला ने क्या कहा था? NA पालकीवाला ने कहा था ID, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड कहा था प्रस्तावना को संविधान की। और आत्मा किसने कहा है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को। और आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है? NA पालकीवाला ने। ये आपको थोड़ा याद रखना है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट MCQs है ये। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था और प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव का परिणाम थी, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी प्रस्तावना। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उद्देश्य प्रस्ताव 16 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या 16 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। और प्रस्तावना की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि ये USA से लिया गया है। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट सबसे पहला ऐसा देश था USA जिसने क्या प्रियम्बल को अपनाया था, अपने संविधान में प्रियम्बल को क्या शामिल किया था। MN रॉय ने प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। MN रॉय ने क्या कहा? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। और पंडित जो ठाकुरदास भार्गव इन्होंने क्या कहा? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को। और NA पालकीवाला ने क्या किया? आइडेंटिटी कार्ड। ये आप तीन क्वेश्चन को आपको याद रखना है, अपने फिंगर टिप्स पर होने चाहिए ये तीनों क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों में से एक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देगा? किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद है 51। आर्टिकल 51 में लिखा गया कि भारतीय संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देगा।
ठीक है ना दोस्तों। भारत क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और क्या है, सद्भाव को बढ़ावा देने वाला देश है। ये किसी युद्ध में पड़ने वाला देश नहीं है, अग्रेसिव स्टेट नहीं है हमारा देश। हमारा देश के शांति प्रिय देश है, जो कि शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है। ठीक है ना दोस्तों। हमारे जो विद्वान थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे, बनाने वाले थे, उन्होंने बहुत क्या दूरदृष्टि लोग थे। उन्होंने शांति और सद्भाव को क्या स्पेशली ऐड किया है। हम क्या सबसे पहले क्या है, हम परमाणु हमला नहीं कर सकते। हम क्या शांति और सद्भाव को क्या बढ़ावा देने वाले देश है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देगा। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देगा हमारा देश, और देता ही है और देता रहेगा। देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्तों को कायम रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता यानी एज ए मीडिएटर द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करेगा। यानी कि जिन देशों के बीच कोई मनमुटाव हो जाता है, उन देशों के बीच क्या एक मीडिएटर बनेगा और उनके रिश्तों को क्या है, एक मध्यस्थता के द्वारा क्या सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है ना दोस्तों। ये क्या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, 51 अनुच्छेद में लिखा गया, आर्टिकल 51 है ना, उसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को हमारा देश बढ़ावा देगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे दोस्तों पॉलिटी के, बहुत ही प्रीवियस ईयर में इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, और आगे भी इन क्वेश्चंस को किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप क्या रिवाइज कर लीजिए, और अपनी किसी भी नोटबुक में आप इन्हें क्या एक नोट डाउन कर सकते हैं। और आगे जो एग्ज़ाम आएगी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये MCQs है, और इस क्वेश्चंस को बहुत ही मेहनत से दोस्तों तैयार किया गया है। और इस वीडियो का आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। आप के लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियो को, और आपने जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आगे किस टॉपिक पर वीडियो लेनी है, आपके कमेंट बॉक्स को मैं कमेंट बॉक्स को ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। आप कमेंट कर सकते हैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो लेनी है। अपना क्या बहुत ही बहुमूल्य टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कीजिए, और ये क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आगे भी किसी भावी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद।